चीनी कम्युनिस्ट पार्टी असंतुष्टों का शिकार हो रहा है अमेरिकी धरती पर। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड ब्रिलियंट द्वारा प्रायोजित है। ब्रिलियंट गणित, भौतिकी, प्रोग्रामिंग और बहुत कुछ सीखने के लिए एक अद्भुत उपकरण है। यह आपको वास्तव में सीखने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव विजुअल के साथ चुनौतियां देता है, याद रखने में नहीं। यह आपके कौशल और अंतर्ज्ञान का निर्माण करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। मैं आपको अंत में और दिखाऊंगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को डराती है, परेशान करती है और कमजोर करती है। और यह अपनी सीमाओं के बाहर अधिक से अधिक ऐसा कर रहा है। यहां अमेरिका सहित पिछले हफ्ते अमेरिकी न्याय विभाग ने चीनी गुप्त पुलिस की ओर से 5 लोगों पर अमेरिकी निवासियों का पीछा करने, परेशान करने और जासूसी करने का आरोप लगाया। 3 लोगों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। वांग शुजुन फैन, फ्रैंक, लियू मैथ्यू जिबुरिस, अन्य 2 चीन में हैं। लिन किमिंग सन किया, जहां वे बेहतर उम्मीद करते हैं कि पकड़े जाने के लिए पर्याप्त अक्षम होने के कारण उन्हें परेशानी न हो। इन 5 लोगों पर 3 अलग अलग मामलों में आरोप हैं। उन सभी को जो जोड़ता है वो यह है कि इन चीनी एजेंटों ने विशेष रूप से चीनी अमेरिकियों को निशाना बनाया। और अमेरिकी सरकार को यह पसंद नहीं है। ब्रान शांति, अमेरिकी अटॉर्नी, न्यूयॉर्क का पूर्वी जिला, न्यूयॉर्क शहर और देश के बाकी हिस्सों में चीनी प्रवासी समुदाय के सदस्यों को पीआरसी सरकार से प्रतिशोध के डर के बिना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हमारा कार्यालय प्रतिवादियों और सह षड्यंत्रकारियों द्वारा उनके चीनी जातीयता और उनकी मान्यताओं के कारण अमेरिकी निवासियों के नागरिक अधिकारों को नष्ट करने के प्रयासों की अनुमति नहीं देगा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन मामलों से पता चलता है कि चीनी शासन अमेरिकी धरती पर अपने दमन का निर्यात कर रहा है। महान! न केवल हमें मेड इन चाइना उत्पाद सस्ते मिल रहे हैं, हमें सस्ते मेड इन चाइना दमन से भी निपटना होगा। मैं इनमें से कुछ मामलों के विवरण में थोड़ी देर बाद जा रहा हूं, क्योंकि आप उन कुछ चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे जो इन चीनी एजेंटों को मिली थीं। लेकिन सबसे पहले, अमेरिकी सरकार इन मामलों को कैसे तैयार कर रही है, यह महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह सिर्फ चीनी अमेरिकियों को निशाना बनाने के बारे में नहीं है, यह अमेरिका को कमजोर करने के बारे में भी है। मैथ्यू जी ऑल्सेन, सहायक अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग। अंतर्राष्ट्रीय दमन उस रणनीति का हिस्सा है जिसे हमारे विरोधी हमारे लोकतंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए नियोजित करते हैं। और यह न केवल संयुक्त राज्य में लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी खतरा है जो चाहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्तावाद के खिलाफ खड़े होने के अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करें। यह गतिविधि मौलिक अमेरिकी मूल्यों के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय दमन शब्द बहुत सुनने की उम्मीद है। FBI की वेबसाइट पर एक पेज भी है जो लोगों को बताता है कि यह अवैध है और इसकी रिपोर्ट कैसे करें। तो अंतर्राष्ट्रीय दमन कैसा दिखता है? पहले मामले में, अच्छे पुराने जमाने की जासूसी। वांग शुजुन न्यूयॉर्क शहर में एक प्रमुख चीनी लोकतंत्र कार्यकर्ता हैं, जिन पर अभी अभी कम्युनिस्ट चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। वांग 90 के दशक में अमेरिका चले गए और 2003 में अमेरिकी नागरिक बन गए। FBI के अनुसार 2005 तक वह राज्य सुरक्षा मंत्रालय या MSS के लिए जासूसी कर रहा था। दूसरे शब्दों में, वांग चीन की गुप्त पुलिस के लिए काम कर रहा था। वांग के 4 अलग अलग MSS हैंडलर थे, जिन्होंने उन्हें अमेरिका और हांगकांग में विभिन्न लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए कहा। यह आसान था क्योंकि वांग ने एक चीनी लोकतंत्र समर्थक गैर लाभकारी संस्था की सहस्थापना में मदद की। जब वे चीन गए तो वांग ने अपने आकाओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने ईमेल, डायरी के माध्यम से उनके साथ संवाद किया। वो उन कार्यकर्ताओं के बारे में लिखेंगे जिनकी उन्हें जासूसी करने के लिए कहा गया था। और वांग ने सिर्फ चीनी लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की जासूसी नहीं की। उन्हें अमेरिका में तिब्बतियों, मंगोलियाई और उइगरों के साथ साथ हांगकांग के कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए भी कहा गया था। वांग की जासूसी करने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति एल्बर्ट हो था, जो हांगकांग के पूर्व लोकतंत्र समर्थक सांसद थे। वो अब 2019 में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में जेल में हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि वांग को एल्बर्ट हो पर बहुत गंदगी मिली है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उन लोगों की निगरानी करने के प्रयास को दर्शाता है जिन्हें वे एक खतरा मानते हैं। MSS को वांग की रिपोर्टिंग संभवतः PRC सरकार द्वारा ट्रैक करने के लिए बहुआयामी प्रयास के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। तो वांग कैसे पकड़ा गया? अदालत के दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि FBI कुछ वर्षों से वांग के खिलाफ मामला बना रही थी। और फिर उन्होंने एक गुप्त FBI एजेंट को यह दिखावा करने के लिए भेजा कि उसे MSS द्वारा वांग को संदेश देने के लिए भेजा गया था। संदेश क्या था? उस वांग की जांच FBI कर रही थी। तो वांग ने क्या किया?
उन्होंने अंडरकवर एफबीआई एजेंट से आपत्तिजनक सबूतों को नष्ट करने में मदद करने के लिए कहा, जो काफी मजेदार है। खैर, वांग के लिए नहीं। एमएसएस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा जो अगले 2 मामलों में और भी स्पष्ट होगा। वापसी पर स्वागत है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार ने 5 लोगों पर अमेरिका में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। उनमें से एक लिन किमिंग था, जो चीन में रहने वाला एक सेवानिवृत्त एमएसएस एजेंट था। पिछले साल लिन ने इस आदमी यान जियोंग पर गंदगी खोदने के लिए अमेरिका में एक निजी अन्वेषक से संपर्क किया। यान एक तियानमेन स्क्वायर रक्षक था जो अमेरिका चला गया, एक अमेरिकी नागरिक बन गया और अमेरिकी सेना में सेवा की। तब यान ने कांग्रेस के लिए दौड़ने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि वास्तव में उसके मौके कितने अच्छे हैं, लेकिन एमएसएस ने फैसला किया कि उसे कुचलने की जरूरत है, बस मामले में। इसलिए लिन ने एक निजी अन्वेषक से संपर्क किया और उसे अपनी उम्मीदवारी को कमजोर करने के लिए या तो यान पर गंदगी खोजने या बनाने के लिए कहा। यहाँ एक विचार है कि लिन ने वहां फेंक दिया। एक शहद जाल के बारे में क्या? बस एक वेश्या को किराए पर लें और कुछ तस्वीरें लें। लेकिन अगर सब कुछ विफल हो जाता है, तो कुछ हिंसा के बारे में क्या? तुम्हें पता है, उसे तब तक मारो जब तक वह चुनाव के लिए नहीं दौड़ सकता। वो एक क्लासिक है। या अगर वो काम नहीं करता है, तो कार दुर्घटना के बारे में क्या? यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ है कि चुनाव के दिन वह शारीरिक रूप से वहां नहीं पहुंच सकता। मुझे लगता है कि एमएसएस एजेंट नहीं जानते कि चुनाव कैसे काम करते हैं। दुर्भाग्य से लिन किमिंग के लिए, जिस निजी अन्वेषक को उन्होंने किराया दिया था, उन्होंने तुरंत एफबीआई से संपर्क किया और फिर अगले कुछ महीने उनकी सभी बातचीत को रिकॉर्ड करने और उन्हें एफबीआई को देने में बिताए। लेकिन लिन की हरकतें जितनी सुस्त और बुरी थीं, अमेरिकी अधिकारी बताते हैं कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। एल कोहलर, जूनियर सहायक निदेशक एफबीआई काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन। दशकों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका स्थित तिब्बतियों, उइगरों, फालुन गोंग सदस्यों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, परेशान किया और धमकी दी। और अब जैसे कि वे काफी आक्रामक नहीं थे, चीन की सरकार ने कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार के अभियान को निशाना बनाया है। यह हमारी चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के उनके प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है। मुझे लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार, यदि आप एक राजनेता को खरीद नहीं सकते हैं, तो आप हमेशा उनके घुटने टेक सकते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। कभी कभी जब आप अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप इसे अपने दम पर नहीं कर सकते। कभी कभी आपको एक टीम की जरूरत होती है। चलो उन्हें डी- टीम कहते हैं। फ्रैंक लियू और मैथ्यू जिबुरिस न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं। सुन कियांग चीन में उनका हैंडलर था। फ्रैंक लियू मैथ्यू जिबुरिस सन कियासन ने एक चीनी कंपनी के लिए काम किया जो एमएसएस के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रही थी। उसने चीनी असंतुष्टों की जासूसी करने और उन्हें परेशान करने के लिए लियू और जिबुरिस को काम पर रखा था। उदाहरण के लिए, उन्होंने लियू को एक असंतुष्ट के टैक्स रिटर्न प्राप्त करने के लिए एक आईआरएस एजेंट को रिश्वत देने का प्रयास किया था। अगर उसके करों में कुछ गड़बड़ थी तो वह एक घोटाला पैदा करना था। सच में, एक कर घोटाला? कम से कम दूसरे एमएसएस आदमी ने हनी ट्रैप लगाने के बारे में सोचा। जिबुरिस और लियू ने एक असंतुष्ट कलाकार चेन वीमिन की भी जासूसी की, जिन्होंने शी जिनपिंग की इस प्रतिमा को कोरोना वायरस के रूप में बनाया था। मैं देख सकता हूं कि एमएसएस इस बात से क्यों खफा था। विनी द पूह कहां है? चेन के कार्यालय और कार को खराब करने सहित जिबुरिस ने चेन पर जासूसी की और चेन की सीसीपी वायरस की प्रतिमा को बार बार तोड़ा गया और फिर उसे जला दिया गया। जिबुरिस के बाद सूर्य और लियू ने इसे नष्ट करने पर चर्चा की। क्या संयोग है। समूह ने ओलंपिक फिगर स्केटर एलिसा लियू और उनके पिता को भी निशाना बनाया, जो एक चीनी असंतुष्ट थे। जिबुरिस को परिवार पर निगरानी रखने के लिए काम पर रखा गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति के सदस्य के रूप में आर्थर लियू से उनके और एलिसा लियू के पासपोर्ट की एक प्रति के लिए पूछने के लिए कहा गया था कि यह कोविड-19 से संबंधित एक यात्रा तैयारी जांच थी। मुझे पता है कि आप इन दिनों सब कुछ कोविड पर दोष दे सकते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया है। लियू ने जिबुरिस को जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर यह काफी डरावना नहीं था, तो एफबीआई जांच में पाया गया कि चीनी शासन को एक इंस्टाग्राम संदेश के बारे में पता था जिसे एलिसा लियू ने उइगरों के बारे में पोस्ट किया था। और जब लियू शीतकालीन ओलंपिक के लिए बीजिंग में थी, एक आदमी उसके पास आया और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाने की कोशिश की। यह डरावना है और स्पष्ट रूप से बीजिंग के ओलंपिक कोविड बुलबुले का उल्लंघन है। लेकिन जब सन ने चीनी अमेरिकियों की जासूसी करने और उन्हें डराने के लिए लियू और जिबुरिस को काम पर रखा, तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन अगर और कुछ नहीं, तो व्यवस्था आकर्षक थी। जिबुरिस ने 100 से अधिक भव्य बनाए, जबकि लियू ने 3 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। शायद यह कुछ अच्छे वकीलों के लिए भुगतान करेगा। ये केवल वे मामले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि एफबीआई ने जांच की और पाया कि इन चीनी एजेंटों ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है।
लेकिन एफबीआई का मानना कि यह काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। शीर्षक टाइटल एल कोहलर, जूनियर सहायक निदेशक एफबीआई काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन। हमारे पास दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय दमन के मामले हैं। हालांकि हमारा मानना कि हमारे पास सैकड़ों होने चाहिए, इसलिए अमेरिकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दमन के शिकार लोगों को एफबीआई से संपर्क करने के लिए कह रही है, और मुझे आशा है कि वे करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका में जो कर रही है, हमें उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है। साथ ही इन एमएसएस एजेंटों की अक्षमता हमेशा हंसी के लिए अच्छी होती है। और यह एपिसोड ब्रिलियंट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको अच्छी चीजें सीखना पसंद है तो आपको ब्रिलियंट पसंद आएगा। ब्रिलियंट एसटीईएम को अंतःक्रियात्मक रूप से सीखने का एक अद्भुत उपकरण है। इसमें 60 से अधिक विभिन्न गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम हैं। ज्यामिति से सब कुछ, गणना के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तंत्रिका नेटवर्क के विज्ञान से, पूल टेबल पर केनेत की पिटाई के विज्ञान के लिए। शानदार इसलिए है क्योंकि यह दृश्य और संवादात्मक है। यह आपको प्रत्येक अवधारणा के माध्यम से कदम दर कदम तब तक लेता है जब तक आप वास्तव में इसे प्राप्त नहीं कर लेते। यह विचार चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं को समझने में आपकी मदद करने के लिए है जिस तरह से आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है। ब्रिलियंट व्याख्यान नहीं करता है। यह 100% आकर्षक व्यवहारिक पाठ्यक्रम है। यह उन लोगों के लिए पाठ्यक्रमों की एक विशाल श्रृंखला है जो अपने खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखो केनेत। और यह सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं है। विश्वविद्यालय, हाई स्कूल और यहां तक मिडिल स्कूल के शिक्षार्थी भी इसे पसंद करेंगे। तो ब्रिलियंट देखें। आप इसे मुफ्त में आजमा सकते हैं। और यदि आप सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रीमियम एक्सेस चाहते हैं तो अच्छी खबर है, क्योंकि वे मेरे लिंक का उपयोग करके ब्रिलियंट की वार्षिक प्रीमियम सदस्यता के लिए साइन अप करने वाले पहले 200 लोगों के लिए 20% छूट की पेशकश कर रहे हैं। तो brilliant.org/China Uncensored पर जाएं और अपने 7 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण के लिए अभी साइन अप करें। गंभीरता से ब्रिलियंट देखें। लिंक नीचे है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।